स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम करते हैं डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्या, आज देखिए आप सभी लोग, आज है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। उसमें भी क्या है, सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग, और कब का पेपर है, ये है शिफ्ट 1 और डेट है 8 तारीख को ये एग्जाम हुआ था। जो पिछली वैकेंसी थी ना एमपी पुलिस कांस्टेबल की, उसके ये पेपर हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला है, पॉइंटिंग टू अ बॉय रितेश सेड द बॉय इज द सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रितेश फादर टू द दैट बॉय। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हिंदी में भी मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूं। बताइए हिंदी में क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रितेश ने कहा कि लड़का मेरे पिता की इकलौती संतान का पुत्र है, रितेश के पिता का उस लड़के से क्या संबंध है। बताइए आप। ये क्वेश्चन हमारा 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का था जो एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर थे। अब देखो सबसे पहले इस तरीके के जब भी हमें क्वेश्चन करने होते हैं तो आप इसमें ये देखिए किसका रिलेशन किसके साथ हमें दिया गया है। हमसे पूछा गया है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रितेश ने कहा, तो बोल कौन रहा है, रितेश। रितेश ने क्या कहा, लड़का, किसके बारे में, इस लड़के के बारे में क्या बोल रहा है रितेश, मेरे पिता की इकलौती संतान। अब एक बार बताओ, रितेश के पिता की इकलौती संतान तो रितेश खुद हुआ ना। यही तो बोल रहा है कि जो रितेश है हमारा उसके पिता की इकलौती संतान। तो रितेश के पिता की इकलौती संतान रितेश ही तो हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है, संतान का पुत्र, यानी कि रितेश का वो पुत्र, वही तो कहा गया है। ये पुत्र कौन है, यही तो है वो लड़का जिसके बारे में हमसे बोला गया है। अब हमसे क्या पूछा गया है, रितेश के पिता का उस लड़के से क्या संबंध है। तो आपको दिख रहा होगा कि पुत्र इसके ये पिता हो गए, और पिता के पिता कौन हो जाते हैं, दादाजी, यानी कि ग्रैंड फादर। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्या, दादा। समझ में आया कि नहीं। आप इस क्वेश्चन में ये देखिए कि किसके बारे में बोला गया है। यहां पर बोल कौन रहा है, रितेश। ठीक, उसने क्या कहा, लड़का। तो वो लड़का किसके बारे में, जिसकी तरफ रितेश इशारा कर रहा है। उसके आगे से अब रितेश का संबंध उससे कनेक्ट होता है कि मेरे पिता, किसके पिता, रितेश, मेरे पिता की इकलौती संतान का पुत्र। समझ में आया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। तो देखिए यहां दिया गया हमें 0, 2, 6, 14, 20, 30, 42। हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करना है, गलत किसका, क्रम का पता लगाना। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप इनके बीच का गैप निकाल लीजिए, या आप दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं। देखो इनके बीच का अंतर बहुत ही कम है, यानी थोड़ा थोड़ा नंबर प्लस हुआ होगा। तो देखो 0 से 2 पर +2, 2 से 6 पर +4, 6 पे 14 पर कितना हो गया, +8, और इधर कितना हो रहा है, +8, +10, इधर +12। तो देखो आप यहां पर देख रहे होगे +2, +4, तो यहाँ +6 होना चाहिए आना का, यानी यहाँ पर +6 होता अगर, तो 6 में +6 होता तो यहाँ पर आता 12, ना कि 14। तो ऑप्शन जिसमें हमें 14 दिया गया है वही तो हमारा गलत है। वही क्वेश्चन तो हमारा, क्वेश्चन नहीं, वही तो हमारा ऑप्शन है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि इसमें से कौन सा गलत क्रम है। समझ में आया कि नहीं वाला क्वेश्चन। तो हमें गलत क्रम इसमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो इसमें भी हमें गलत रॉन्ग टर्म के बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपको जो भी सीरीज दी गई है 4, 12, 48, 240 और 1420, आप इसमें रिलेशन देखिए। देखो अगर आप देख रहे होंगे तो सीरीज छोटे से नंबर से कितने बड़े नंबर पर चली गई, यानी कि सीधा सा लॉजिक होगा कि इसमें मल्टीप्लाई ही हुआ होगा, क्योंकि आप इतना बड़ा नंबर एकदम से कैसे ला सकते हैं। अगर सीरीज एकदम से नीचे हो रही है मतलब डिवाइड ही तो हुआ होगा एकदम से नीचे। अब देखो एकदम से ऊपर जा रही है, तो देखो 4 से 12 मल्टीप्लाई 3, 12 से 48 मल्टीप्लाई 4, 48 से 2 मल्टीप्लाई 5, 240 से मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म हमारा गलत है, क्योंकि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1440, इसलिए ये वाला टर्म हमारा गलत है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा टर्म गलत है, तो आंसर डी हमारा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कि कैसे इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग टर्म पता करना था, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4,
हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द ऑड वर्ड आउट, यानी कि असंगत शब्द का चयन कीजिए। अब 3 सेम होंगे, तो देखो सबसे पहले दिया गया नेफ्रोलॉजी, कीट विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, कवक, नेफ्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और माइकोलॉजी। तो आप इसमें क्लियर देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष शास्त्र है वो सबसे अलग है, क्योंकि ये तीनों किसी ना किसी तरीके से संबंधित हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्र एक अलग चीज। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा ऑड वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। तो सबसे पहले जब भी आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं तो सबसे पहले आप सिंगल सिंगल ट्रायंगल काउंट कर लीजिए, उसके बाद डबल डबल का पेयर देख लीजिए, है कि नहीं। ऐसे ही तो हम काउंट करते हैं। तो सबसे पहले जब कुछ समझ में ना आए तो हम नॉर्मल फिगर देखिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रायंगल ये हो गए, यानी 1 सिंगल सिंगल कितने हो गए 9। अब इसके बाद देखो डबल डबल वाले, देखो एक ये बन रहा है, एक ये 2 3 और एक ये 4। तो ये कितने बन गए हमारे, 2 वाले भी कितने बन गए 4, ये हमारे 4 हो गए। अब इसके बाद 3 वाले देखिए, 3 वाले हैं क्या इसमें। अब देखो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये वाले जो ट्रायंगल हैं, ये देखो एक ये और एक ये वाले डबल डबल ट्रायंगल हैं, तो ये इसी में तो ऐड होंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे +2 यानी कि 6। अब देखिए इसके अलावा कोई और ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है, ये देखो एक ट्रायंगल ये हुआ, ऐसे ही एक ट्रायंगल ये वाला भी होगा, एक ट्रायंगल ये वाला भी होगा और एक ट्रायंगल ये वाला भी होगा। तो यानी कि ये चारों कॉर्नर्स पे एक एक ट्रायंगल और बनेगा, जिसके अंदर ये सारे ट्रायंगल हैं। तो ये 4 ट्रायंगल और बन जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल 9 6 15 + 4 19, यानी कि आंसर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। कितने ट्रायंगल है इसमें 19 ट्रायंगल यानी 19। समझ में आया कि नहीं। पहले सिंगल सिंगल काउंट कर लो, तो सिंगल हो गए थे 9, उसके बाद देखो एक ये वाला 10, एक ये जिसमें ये दोनों 11, एक ये 12, एक ये 13 ये हो गए। इसके बाद देखो ये 14 और एक ये 15 ये हो गए और 4 कॉर्नर के बनेंगे ऐसे, एक बड़ा वाला ये, एक ये, ठीक है ना। तो कितने हो गए टोटल हमारे 19 ट्रायंगल। समझ में आया कि नहीं। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब इसमें देखिए ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, इसमें हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन होता है, वैसा ही हमें थर्ड का फोर्थ के साथ फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों में वो रिलेशन होगा, वही रिलेशन हमारा यहाँ पर भी होगा, है ना। तो अब कैसे फाइंड करेंगे आप देखिए, आप लिख लीजिए यहाँ पर AEHNBGKR। अब देखो सबसे पहले जब कुछ भी समझ में ना आए, आप सबसे पहले ए का बी के साथ रिलेशन देखें। ए के बी में +1 हुआ होगा, ए से आप बी पर गए, फिर ए से जी पर जाएंगे तो क्या होगा, ई से एफ और जी यानी कि +2 हुआ है यहाँ पर, और एच से के पर जाएंगे तो यानी एच ABCD में एच के बाद IJK यानी कि इसमें +3 हुआ है, और एन से आर पर जाएंगे तो +4 हुआ है। तो आप समझे पहले लेटर में +1, सेकेंड में +2, थर्ड में +3 और फोर्थ में +4। तो वैसे ही हम निकालेंगे D, F, G और N में, तो इसमें भी होगा +1, क्योंकि इन दोनों का आपस में लॉजिक क्या चल रहा है, इसका इसके साथ +1 +2 +3 +4, तो वैसे ही इसका होगा +1 +2 +3 +4। तो D में E, F में +2 तो H, तो E और H किस किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन 2 ही बचे हमारे पास, यानी कि ये आंसर हो नहीं सकता हमारा, और ये वाला भी नहीं हो सकता। अब G में +3 करेंगे तो G कितने पर आता है बताइए, G आता है हमारा 7 पर, +3 करेंगे तो 10, तो ये हो जाएगा J। तो किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन ए यानी कि EHJR, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो समझ में आया, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं तो आप सबसे पहले देखें कि फर्स्ट का सेकंड के साथ इसके साथ क्या लॉजिक चल रहा है, वही हमारा थर्ड का फोर्थ के साथ चलेगा, क्योंकि ये होता है 1 2 3 4, तो जैसा इन दोनों में रिलेशन वैसा ही इन दोनों में भी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसकी हमें डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, दिशा के बारे में, तो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, आपको पता है कैसे, जब भी हम डायरेक्शन को शो करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ और क्या हो गया ईस्ट इधर होता है, और वेस्ट इधर ही होता है, यही होता है क्या, होता है कि नहीं। तो अब बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। तो देखो कुछ भी नहीं करना, आपसे बोला गया है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो दक्षिण दिशा का मतलब यही तो दक्षिण हुई कि नहीं हुई, यही हुई है। तो अब देखो दक्षिण की तरफ जब चलना प्रारंभ करता है तो दक्षिण की तरफ जा रहा है,
यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ था, वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अब उसने क्या कहा है, 10 मीटर चलने के बाद, यानी कि 10 मीटर चला, वो यहाँ पर खड़ा था, यहाँ से यहाँ तक चला 10 मीटर दक्षिण में, उसके बाद बोला चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बाईं ओर आप कैसे पता करेंगे, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए आप खड़े हैं, तो आपका ये लेफ्ट ये राइट, यानी कि ये बायां और ये दायां हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो ये बायां ही तो है हमारा, ये दायां है, तो हमसे बोल रहा है कि बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ने के बाद कितना चल रहा है, 15 मीटर, तो यानी कि यहाँ पे चलेगा कितना, 15 मीटर, ये हो गया 15 मीटर, ये था 10 मीटर। चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब चलने के बाद फिर किधर मुड़ जा रहा है, बाईं ओर, है कि नहीं। अब बाईं ओर फिर मुड़ जाएगा यहीं से, क्योंकि अगर आप यहाँ पर हैं तो ये हो जाएगा आपका बायां और ये वाला हो जाएगा आपका दायां, क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं तो ये वाला हैंड क्या हो जाएगा आपका बायां और नीचे वाला जो होगा वो होगा दाएगा। तो यानी सीधा सा मतलब है अगर वो बाईं साइड जा रहा है तो अब इधर ही को तो जा रहा है। अब हमसे क्या बोला गया है, बोल रहा है अंत में वह किस दिशा में जाता है, तो कहाँ जा रहा है वो, आप देख रहे हैं ऊपर की साइड। ऊपर की साइड कौन सी साइड है हमारी, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तर, तो उत्तर कहाँ पर है, ऑप्शन सी नॉर्थ, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो देखो आपके क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है कि आपने सर इंग्लिश का बताया हिंदी का नहीं, तो आपके क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं आप, तो आप दोनों लोग आराम से पढ़ सकते हैं। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया, ये देखो इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन हमें फाइंड करना है। वो था हमारा लेटर और ये वाला है हमारा नंबर का। तो बताइए आप कैसे फाइंड करेंगे आप। तो सबसे पहले देखिए, सबसे इजी और आसान का लॉजिक होता है कि जब भी आप एनालॉजी का क्वेश्चन करें नंबर की, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे बताओ, प्राइम नंबर तो नहीं है, स्क्वायर क्यूब तो नहीं है कि नहीं, मल्टीप्लाई तो नहीं है, डिवाइड तो नहीं है, ऐसा। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे 3 से 9 कैसे हुआ होगा। तो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। तो वैसे ही 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया है। सीधा सा मतलब कुछ था ही नहीं, यानी कि 3 से 9, तो वैसे 6 से हमें फाइंड करना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 3 से 9 सर ऐसे भी तो हो सकता है 3 मल्टीप्लाई 3। लो आपका ये लॉजिक सही है, पर यहाँ पर तो देखो अगर आपने 3 में मल्टीप्लाई 3 करके 9 लाए तो 6 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 18 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, यानी कि ये लॉजिक गलत था। गलत नहीं, लॉजिक सही है, बट ये इस क्वेश्चन के हिसाब का लॉजिक नहीं है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई से पहले हम क्या चेक करेंगे, स्क्वायर तो नहीं है, फिर क्यूब तो नहीं है, इस तरीके से। तो स्क्वायर था, यानी कि 3 का स्क्वायर लिखा है 9, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। चलें अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही दिख रहा होगा, क्या है बताइए। ये एक और नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन हमारे सामने है। तो आप देख रहे होंगे कि आपको क्यूब पता होंगे, 1 से लेकर 10 तक के अगर क्यूब पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब देखो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, इसमें एक 0। वैसे ही 6 का क्यूब क्या होगा, 216, इसमें भी एक 0 लगा दो, तो 2160। तो आपको पता है ऑप्शन ए हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं। 5 का क्यूब कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 125। तो 6 का क्यूब क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 216, यानी कि 216, और उसमें भी एक 0 लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। तो देखिए जब आप क्वेश्चन पेपर या एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आप इस चीज़ को देख रहे होंगे कि सर ने जो क्वेश्चन कराए हैं पिछले वर्ष के, उसी में से प्रश्न हमारे सामने है। नंबर डिजिट चेंज हो जाएंगे, लेटर चेंज हो जाएगा, बस आपको पेपर का पैटर्न ऐसे का ऐसा ही मिलेगा। आपको देख लेना ये बात आप, है कि नहीं, जब आप एग्जाम हॉल में जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ये क्या रहता है, इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट फिगर दे दिए जाते हैं। एक फिगर किसी एक चीज़ को बता रहा होगा और आपस में फिगर कनेक्ट होंगे, तो जो कनेक्ट है उन्हीं से रिलेटेड हमसे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, बस इनको आप आसानी से देखें, है कि नहीं, अच्छे तरीके से कि इसमें पूछा क्या गया। इसमें बोला गया दिए गए आरेख में आयत व्हाट्सएप का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि उसने कहा है कि जी आयत वो व्हाट्सएप के बारे में बता रहा है, यानी कि जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं। उसके बाद बोला है त्रिभुज फेसबुक का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या, यानी कि त्रिभुज क्या रहा, फेसबुक के बारे में बता रहा है। और सर्किल यानी कि व्रत इंस्टाग्राम के बारे में बता रहा है, ये इंस्टाग्राम के बारे में बता रहा है। ये तो बहुत चलाए होंगे आप लोगों ने, इंस्टाग्राम फेसबुक, हाँ है कि नहीं, फ्रेंड रिक्वेस्ट, है कि नहीं। तो चलो आज यहाँ भी देख लेते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी। तो अब इसमें हमसे देखो, आपने इतना देख लिया, अब आप सीधे क्वेश्चन पर आइए। क्या बोला गया, उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों का उपयोग करते हैं। दोनों का उपयोग करते हैं और केवल, यानी कि दोनों में आना चाहिए, बस वो तीसरे में नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो उसने कहा है व्हाट्सएप और फेसबुक, ये रहा व्हाट्सएप, ये रहा फेसबुक, इन दोनों, एक फिगर रहा ये हमारा, है कि नहीं, ये वाला फिगर रहा एक, और एक ये वाला फिगर रहा।
तो ऐसा नंबर होना चाहिए ये दोनों फिगर में आए। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 10 भी आता है, यहाँ पर 11 भी आता है, तो आंसर दोनों हो गए। बट आप एक बात देखिए, 11 सर्कल में भी तो आ रहा है और हमसे बोला गया है केवल, तो केवल का मतलब है ये सर्कल वाला तो इंस्टाग्राम का होगा ना, तो ये वाला तो हम रखेंगे ही नहीं। तो बचा कौन सा, जो दोनों में आता है, बचा 10। तो हमसे यही पूछा गया, तो केवल फेसबुक और व्हाट्सएप वाले लोगों की संख्या के बारे में हमसे उपयोग करते हैं उनके बारे में पूछा गया था। तो पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी यानी कि 10। समझ में आया। अगर इसमें केवल ना होता तो फिर आंसर ये दोनों ऐड हो जाते, 10 और 11, तो आंसर 21 हो जाता, क्योंकि केवल से क्या हो गया, पूरा आंसर चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। वैसा ही क्वेश्चन है, बताओ कितने खिलाड़ी इंजीनियर हैं। 3 हमें क्या दे दी गए हैं फिगर। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले कुछ ना देखो, सबसे पहले ये देखो हमें किस चीज के बारे में बताया गया। व्रत बोल रहा है इंजीनियर, तो ये होगा इंजीनियर। उसके बाद बोला गया है आयत सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल वर्क, तो आयत हो गया सोशल वर्कर, है ना। उसके बाद ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये प्लेयर का कर दिया। अब हमसे क्या पूछा गया, कितने खिलाड़ी इंजीनियर हैं। हमसे क्या पूछा गया है, कितने खिलाड़ी, तो यानी कि वो प्लेयर में आना चाहिए, कितने खिलाड़ी इंजीनियर हैं, यानी कि वो इसमें भी आना चाहिए, दोनों में आना चाहिए, कितने खिलाड़ी इंजीनियर हैं। और दूसरी बात, हमसे सोशल वर्कर के बारे में पूछा ही नहीं गया है, तो यानी कि ये बात नहीं है। लेकिन हमसे अगर केवल पूछता, क्या पूछता, केवल पूछता, तो आंसर हम 9 टिक करके चले जाते, तो हमारा सही हो जाता। लेकिन केवल तो दिया नहीं गया है, बट अब दोनों में जो भी चीज आ रही है वो तो हम सारी काउंट करेंगे ना, इसमें और इसमें। तो ये 9 भी आ रहा है, ये 3 भी आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 12, ना कि 9। लेकिन अगर केवल कहता तो तीसरा फिगर जो हमें दिया गया है सोशल वर्कर का, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो आंसर 9 हो जाता। बट हमें केवल तो दिया नहीं गया, हमसे पूछेगा कितने खिलाड़ी, तो कितने खिलाड़ी में फिर ये दोनों के दोनों काउंट हो जाएंगे, तो इसलिए हमारा आंसर 12 होगा, ना कि 9। समझे कि नहीं। चलें चलो अगले क्वेश्चन पर देखो। अब वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखो, फर्स्ट का पेयर सेकंड के साथ, थर्ड का पेयर फोर्थ के साथ। अब आप कहोगे सर फर्स्ट में तो पेयर ही नहीं, तो ये दोनों पेयर में रिलेशन देखो, वैसा ही रिलेशन यहाँ पर होगा, तो इन दोनों में फाइंड कर लो। सबसे पहले तो दिया गया हमें NPRT और दिया गया है SKWO। अब N से ये आता है हमारा, N ABCD में आता है 14 पर आता है, ये आता है कितने पर, 16 पर, ये 18 पर, ये 20 पर, ये कितने पर आता है, 19 पर, ये 11, ये 23 और ये 15। 14 से 19 पर +5, 16 से 11 पर -5, R से W पर यानी कि +5 और T से O पर -5, तो +5 -5 +5 -5, यानी कि फर्स्ट में +5 -5 करके जो सेकंड आया, तो वैसे ही हम इसका निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे F, H, J और L। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, +5, तो F किस पर आता है, 6, 8, 10, ये 12। ये ABCD में नंबरिंग जो होती है वही तो है, समझ रहे हैं। जिसको समझ में ना आए कि बोले सर ये 14, 16, 18, 20, 14, 16, 18, 20 कहाँ से आ गया, तो आप ABCD पढ़ रखे होंगे, बस वही है, वहीं से आ गए हैं ABCD से। तो अब देखो यहाँ 6 में +5 करेंगे तो 11, 11 पर क्या आता है, K तो 4 ऑप्शनों में दिया गया है। सेकंड देखो H, इसमें -5 करेंगे तो आएगा C, तो KC कहाँ का दिया गया, सभी में दिया गया। इसके बाद J +5 करेंगे इसमें, तो J में 10 + 5 15, 15 पर क्या आता है O, तो KCO देखो सब में दिया गया है। इस ऑप्शन में नहीं, तो ये तो आंसर नहीं रहा, KCO KCO KCO। अब देखो इसमें क्या होगा, -5 यानी कि 7, 7 पर क्या आता है, G ही तो आता है, तो G आता है, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड, यानी कि ऑप्शन थर्ड दिया गया है KCOG हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। इस फिगर में कुछ नहीं करना, फ्री के नंबर है हमारे, बस सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमें पूछा गया कि यहाँ पर क्या फिगर बनेगा। देखो जब भी समझ में ना आए ये समझ लेना, इस फिगर को पलट दो ऐसा, जो यहाँ का फिगर है ये इस फिगर को ऐसा ही पलट दो यहाँ पर। तो जैसा यहाँ पर कॉर्नर में आ रहा, तो यहाँ पर भी कॉर्नर पे ऐसा ही कुछ ट्रायंगल आएगा ना, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसा ट्रायंगल टाइप में। तो देखो इस साइड के कॉर्नर पे आएगा, क्योंकि सारे ट्रायंगल्स इस कॉर्नर पे टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये करेगा। तो देखो इसमें इस कॉर्नर पर नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। कैसे है समझे कि नहीं। जब भी समझना है तो इस वाले को क्या कर दो आप, ऐसे पलट दो, तो वैसे भी समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। देखो फिर से देखो, नहीं आया समझ में तो देखो
जैसा ये फिगर होता है देखो इसमें सिमेट्री रहती है, यानी कि आपने क्या किया है, एक स्क्वायर के 4 पार्टों में आपने इसको कट करके अलग अलग इमेज नहीं एक ही इमेज बनाई, तो ये क्या सिमेट्री है चारों में। जब चारों में सिमेट्री है तो चारों एक से होंगे। जैसा यहाँ बन रहा है आपने इसको देखो, ऊपर वाले को अगर आपने जैसे ही ऐसे पलटा तो देखो इधर आ गया, ये ऐसे ही इसको पलटोगे तो यहाँ कॉर्नर पे आ जाएगा। तो कॉर्नर पे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो ऑप्शन डी है, बकाया तो दिख ही नहीं रहे कोई भी, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी फ्री के नंबर है। अब बताओ इसमें क्या करना है हमें। इसमें कॉर्नर के पास है ये ट्रायंगल, तो यहां पर भी एक ट्रायंगल ऐसा ही कॉर्नर के पास आएगा। तो देखो इस ऑप्शन में है नहीं, इस ऑप्शन में है नहीं, इस ऑप्शन में भी है नहीं, ऊपर ही दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, ये फ्री का नंबर है +1, समझे कि नहीं। क्योंकि जैसा यहाँ पर बना है इसको आप जैसे ही पलटेंगे तो यहाँ पर ये कॉर्नर में जब ऐसा बना हुआ है तो यहाँ पर भी ये कॉर्नर में ऐसा ही बनेगा ना, कुछ ऐसा है कि नहीं, ऐसे करके कुछ बनेगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें ए, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 15 बताइए। अब फिर से आ गया है आपका नंबर, वही रिलेशन फर्स्ट का सेकंड के साथ तो थर्ड का फोर्थ के साथ, इनका आपस में कुछ रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन हमें बताना है। तो देखो 3 से 27 और उसके बाद हमसे पूछा गया कि 5 के बाद क्या। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा भी रहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित या पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित, वैसे ही हमें इनका आपस में रिलेशन निकालना है। हमें तो पता नहीं यहाँ पर क्या आएगा, बट पहले हम इनमें वो लॉजिक निकालेंगे, वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम प्राइम नंबर चेक करते हैं, तो प्राइम नंबर तो है नहीं, ये 3 हो जाएगा, बट 27 थोड़ी है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम स्क्वायर, स्क्वायर भी क्या 3 का कोई स्क्वायर दिख रहा है नहीं। फिर आ गए हम क्यूब पे, किस पे आ गए क्यूब पे, तो देखो 3 का क्यूब 27 होता है, बात सही है। अब 5 का क्यूब क्या होता है, यानी कि 3 × 3 × 3 27 हो गया हमारा। अब 5 का क्यूब जब हम देखेंगे तो होगा ये 125, 125 तो हमें ऑप्शन भी नहीं दिया गया, यानी कि ये भी लॉजिक गलत हो गया। तो आप किस पे आ जाएंगे, हम मल्टीप्लाई चेक करके देखते हैं। क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई चेक करके देखते हैं, क्या मल्टीप्लाई। तो अब देखो मल्टीप्लाई चेक करना है, यानी कि अगर 3 में मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 27 आएगा, 3 में मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 27 आएगा, मल्टीप्लाई 9, तो वैसे ही 9 में यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 9 5 जा 45, तो आंसर आएगा 45। समझ गए, जो लॉजिक बताया वो भी सही थे, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से लॉजिक क्या था, 5 × 9 45। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखो ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें आपको बस अपनी थॉट प्रोसेस पे पूरा ध्यान देना होता है। अब इसमें दिया गया है, दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन है। प्रश्न ये दिया गया है, अब इसमें 4 कथन आपको दिए गए हैं, उन 4 कथनों पर जरा गौर करें। सबसे पहले दिया गया अगर बारिश होती है तो मैं छाता लाऊंगा, यानी कि किसके बारे में बता रहा है, ये संभावना के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, संभावना के बारे में बता रहा है। तो जब संभावना के बारे में बता रहा है तो 4 ऑप्शनों में से हम क्या चूज करेंगे, क्योंकि हमें इसमें पेयर बना रहा होता है, ए बी का बनेगा, ए डी का बनेगा, ए सी का बनेगा। तो देखो अगर बारिश होती है तो मैं छाता लाऊंगा, तो यानी कि अगर बारिश हो रही है मैंने एक छाता खरीदा, बारिश नहीं हो रही है मैंने छाता नहीं खरीदा। तो आप ध्यान रखना कि पॉसिबिलिटी में ज़्यादातर हम पॉजिटिव को ही कंसीडर करते हैं, नेगेटिव को कंसीडर नहीं करते हैं। तो क्या हम इसको मानेंगे कि बारिश हो रही है मैंने एक छाता खरीदा, ना कि आप ये बोलें कि बारिश नहीं हो रही है मैंने एक छाता नहीं खरीदा। इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, तो पेयर बनेगा ए और बी का, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इतनी बात क्लियर है, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो अब ऐसा ही क्वेश्चन, जब आप ग्रीन टी पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। आपने स्टेटमेंट कैसा पढ़ा, पॉजिटिव, तो आप एक बार बताइए क्या नेगेटिव इसमें आप उसके आंसर को चूज करेंगे, नहीं। तो जहां पर हमें नेगेटिव दिखेगा वो होगा ही नहीं, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाएंगे ना। यू डिड नॉट ड्रिंक ग्रीन टी, आपने ग्रीन टी नहीं पी है। योर मेटाबॉलिज्म डिड नॉट गेट अप, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हुआ। तो आप ये तो दोनों गलत हो गए, तो बोलेंगे यू ड्रिंक ग्रीन टी, यानी आपने ग्रीन टी पीते हैं आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो गया है। तो दोनों पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, तो यानी कि ए और सी। तो ए और सी हमें कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया है कि नहीं। दिए गए प्रश्न, वैसा ही प्रश्न हमारे पास फिर है, यदि कोई आपको धोखा देता है तो आप प्राथमिकी दर्ज करें, यानी कि एफआईआर दर्ज करें। तो अब एक बार बताइए, यदि कोई धोखा देता है तो याद रखना जब भी यदि के सेंटेंस आए तो ज़्यादातर हम नेगेटिव में कंसीडर कर लेते हैं। तो एक बार बताइए इसमें नेगेटिव कहाँ कहाँ पर हमें दिखेगा, इसमें लिखा है आपने प्राथमिकी दर्ज नहीं की,
किसी ने आपको धोखा नहीं दिया, यही तो बोलेंगे आप। आपने प्राथमिकी दर्ज नहीं की, किसी ने आपको धोखा नहीं दिया। इसमें बोला गया था यदि कोई आपको धोखा देता है तो आप प्राथमिकी दर्ज करेंगे, है ना। तो जब किसी ने आपको धोखा नहीं दिया तो आपने प्राथमिकी दर्ज नहीं की, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी और बी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा कि आपने प्राथमिकी दर्ज नहीं की, किसी ने आपको धोखा नहीं दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये भी हमारा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इसको हमें एक अरेंजमेंट के हिसाब से फिक्स करना रहता है। इसमें बोला गया है सबसे फर्स्ट में हंगर, क्राई, फीडिंग, चाइल्ड, स्लीप, मदर। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 6। एक बार बताइए, इसमें एक मदर और उसके एक बेबी के बारे में बताया गया है। तो यानी कि एक बार बताओ, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले दिया गया ऑप्शन 4, यानी कि सबसे पहले एक बेबी होगा, ठीक है ना। तो कैसा होगा ना कि बेबी कोई भूखा होगा, रो रहा होगा और दूध पीने के बाद वो सो गया, ऐसा कुछ होगा ना। अब एक बार बताइए, सबसे लास्ट में तो वो सोएगा ना, एक बेबी के बारे में तो बोला गया। तो ऑप्शन 5 जो दिया गया है स्लीप, वो किस में लास्ट में है? तो इसके तो लास्ट में है ही नहीं, इसमें लास्ट में नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले बोला गया है कि एक बच्चा है, वो क्या करता है, वो भूखा है, फिर उसके बाद क्या, वो रोना चालू कर देता है, उसकी माँ आती है और उसको क्या करती है, फीड करती है, और उसके बाद वो सो जाता है, क्योंकि यही इसका लॉजिकल अरेंजमेंट है। 20 क्वेश्चन नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। अब देखो, ये अभी मैंने इसको कईयों बार बताया, फर्स्ट सेकंड का पेयर देख लीजिए, वैसे ही थर्ड और फोर्थ का देख लीजिए। तो बताइए कैसे होगा। तो अब को दिया गया है जेड बी एक्स डी वी एफ टी एच। अब देखिए, जेड से बी पर आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस ही तो हो रहा है, यानी वी आता है हमारा 22 पर और ये आता है 26 पर, -4, वी से एफ पर तो +4, एक्स से टी पर -4 और यहाँ पर +4। तो -4 +4 -4 +4, तो वैसे ही हम करेंगे -4 तो कितने आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जी, पर करेंगे +4 तो ये आ जाएगा यहाँ पर जी। तो जे और जी ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें जे एच है। उसके बाद करेंगे -4, तो -4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, के में -4 करेंगे, यानी के किस पर आता है, 11 पर, -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 पर क्या आता है फिर जी, तो जे जी जी, तो ये 2 ऑप्शन में है। इसके बाद क्या है ई में से माइनस क्या करेंगे +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आई, तो जे जी जी आई, ये दोनों ऑप्शन सेम है, जी जे जे आई, जे जी जी आई, ऑप्शन ए और बी सेम है ना। चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्टी को इस तरीके से कोड किया जाता है तो टोनी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, बताइए। तो देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, जब भी आपको कुछ समझ में आए सबसे पहले तरीके का लॉजिक यही होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग में, कि जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है क्या उसी के लेटरों का यूज कर कर दूसरा वर्ड यहाँ पर बनाया गया है, टोनी। तो टोनी में कौन कौन से अक्षर है, TONY, तो इसमें है टोनी TONY, तो इसी में से कोड हम टोनी का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है टी, तो देखो टी का कोड क्या है यहाँ पर डी, तो सबसे पहले आएगा डी, फिर ओ का कोड क्या है, ओ ये रहा सेकंड नंबर पर, तो यहाँ पर बी, तो डी और बी किस में दिया गया है, डी और बी, ये ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। उसके आगे का भी देख लीजिए, एन कहाँ पर है हमारा, ये थर्ड नंबर पे, तो सी ये रहा। उसके बाद हो गया बाई, तो बाई ये रहा, बाई का क्यू, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। कोडिंग एंड डिकोडिंग में पहले टाइप का कोड हम यही पढ़ते हैं कि क्या जो हमें यहाँ पर वर्ड दिया गया है उसके लेटर एज इट इज वैसे ही हैं जिसकी पहली बार कोडिंग की गई है। क्वेश्चन नंबर 22, यूनिटी को FMRGB और ट्रैंक्विल को हमसे पूछा गया है क्या कोड किया जाएगा। तो आपने कोडिंग एंड डिकोडिंग में पढ़ रखा होगा क्या, अपोजिट लेटर, एक दूसरे के अपोजिट लेटर। तो आपको पता होगा यू का एफ का यू, एन का एम, आई का आर और टी का जी, वाई का बी। तो ये आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर दिए गए हैं। तो वैसे ही ट्रैंक्विल का टी का क्या हो जाएगा जी, तो जी किस में, एक ही ऑप्शन है क्या जी। उसके बाद आर का क्या हो जाएगा आई, यानी कि जी और आई किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। आगे का देख लीजिए, ए का क्या हो जाएगा जेड, एन का क्या हो जाएगा एम, क्यू का के, कानपुर होगा क्या होगा
जे क्या होगा, जे जंगल क्वीन है ना, फन, और इसके बाद आई का आर और एल का ओ, तो क्या हो जाएगा GIZM JFRO, ये हमारा कोड हो जाएगा क्योंकि अपोजिट लेटर की कोडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया। एक पंक्ति में माया बाएं छोर से 14वें नंबर पर है और विनीत दाएं छोर से 26वें स्थान पर है। जब वे क्रमशः अपना स्थान बदलते हैं तो विनीत दाएं छोर से 29वां हो जाता है, तो बाएं से माया का स्थान क्या होगा। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन तो आता ही है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि क्या बोला गया है, माया बाएं छोर से, तो ये रहा बायां और ये रहा दायां, बायां और दायां यानी कि लेफ्ट और एक ये राइट। अब यहां रही हमारी माया, यही तो बोल रहा है, वो बोल रहा है माया 14वें स्थान पर है और विनीत 26वें स्थान पर है। क्यों? क्योंकि ये दायां हो गया, ये बाएं हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जब वे स्थान बदल लेते हैं तो विनीत दाएं छोर से 29वां हो जाता है। एक बार बताइए, जब वे स्थान बदलेंगे तो दाएं छोर से ही वो 29 का मतलब इसकी पोजीशन पर आ जाएगा और ये यहां पर चली जाएगी 14 पर, यही तो कुछ होगा। अब 29 जब वो हो रहा है तो इन दोनों का सम कितना होगा हमारा, तो 4 9 ये हो जाएगा 43, क्योंकि हम तभी तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन तभी तो फाइंड करते हैं जब एक पर्सन ये हमें दोनों साइड से पोजीशन पता होती है। आप एक बार बताइए, आप पंक्ति में एक साइड से 14वें नंबर पर है, दूसरे साइड पर से फिर से 14वें नंबर पर है, यानी कि एक साइड से लेफ्ट से 14वें पर है और एक साइड से राइट में 14वें पर है, तो यानी 14 14 28 हो गया। बट आपने तो उसको अपने आप में 2 बार काउंट कर लिया ना, तो टोटल लोग कितने होंगे 27, क्योंकि आपको उसमें 2 बार काउंट किया गया। तो यहाँ पर कितने आए टोटल 43, बट इसमें से हम -1 करेंगे तो 42 टोटल पर्सन निकल गया है हमारे पास। अब माया क्या कर रही है, वो जाके विनीत के स्थान पर बैठ रही है, यानी कि इसकी एक वैल्यू हो गई 14। हमसे पूछा गया है कि बायां से माया का स्थान क्या होगा, ये तो दाएं से हो गया ना, बाएं से जो था वो आकर विनीत के स्थान पर बैठ गई है, यानी कि ये तो इसका दाएं से हो गया ना। अब बाएं से पता करना है तो इसमें से हम क्या कर देंगे, -26 करेंगे, लेकिन ये 14 नहीं करेंगे क्योंकि ये विनीत का ओरिजिनल स्थान था, यहीं तो आकर बैठी है वो। तो कितने होंगे, 12 में से 6 गया 16। अब एक बार बताइए, 16 इसमें जो निकल के आया वो क्या आया, एक साइड से, बट दोनों साइड से होगा तो इसमें कितना हो जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा 17। तो हमारा ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा, ऑप्शन सी। देखिए, आप कुछ मत देखिए, जब भी आपको नहीं आ रहा समझ में, आप एक बार बताइए, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने होंगे, जो निकल के आए 42। अब जो माया थी वो जाकर विनीत के स्थान पर बैठ गई, तो इसमें से हम माया को माइनस कर देंगे, क्योंकि यही तो होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब हमसे माया के बारे में जब पूछा गया है तो माया का हमें क्या निकालना है, माया का हमें निकालना है बायां, यानी कि क्या निकालना है, लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस राइट +1, तभी तो हमारा लेफ्ट से निकल के आएगा माया के लिए। तो हमने लिखा 43, जो टोटल पर्सन थे, क्या थे, टोटल पर्सन थे 43 माइनस, अब पोजीशन क्या थी उसकी राइट से 26, क्योंकि विनीत की जगह पर आके बैठी थी, तो 26 +1 इज इक्वल टू लेफ्ट। तो कितना आएगा हमारा, बताइए कितना आएगा यहाँ पर हमारा, ये 42 था ना, 43 थोड़ी था, ये 42 था, क्योंकि इसमें हमने -1 किया था, तो ये हो जाएगा 16। 12 में से 6 गया 6 +1, तो कितना आ गया 17, जो हमने आपको बताया था, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 24, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। इसमें हमसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द वर्ड इंटीमेट। देखो, इंटीमेट के लिए सही समुच्चय की पहचान कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 25, देखो हमें दिया गया है इसका कोड क्रिकेट, तो हमसे पूछा गया इसका कोड क्या होगा। तो देखो आपको दिया गया है FULFNHW, इसका कोड है क्रिकेट, CRICKET। एफ को सी यानी कि माइनस कितना हुआ होगा, -3, यू को आर कितना माइनस हुआ होगा, -3, एफ को सी -3 और इसको भी -3, क्योंकि TUVW, तो सब में -3 है। तो सबसे पहले देख लो, ई में -3 यानी कि कितना होगा 2 का मतलब बी, यू में -3 आपको पता होगा आर, तो बी के बाद आर, ऑप्शन
एक ही है जिसमें हमें दिया गया है। ऐसे ही L में -3 होगा तो 9, 9 का मतलब I, और G में -3 होगा 7, -3 4 D, और H में -3 होगा 5, 5 का मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 को आसानी से पढ़ना है, हमें कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट दिया गया है उससे कंक्लूजन क्या निकलेगा। ये इंग्लिश है, हिंदी में देख लेते हैं। देखो हमें दिया गया है एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 20 थे। इनमें से 16 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे। 16 रन जो थे वो स्पिनरों ने बनाए। अब देखो एक दिवसीय क्रिकेट मैच था, उसमें से 20 रन थे, है कि नहीं, कुल 20 रन थे, 16 रन स्पिनरों ने बनाए। अब एक बात बताओ, निष्कर्ष आता है क्या टीम में 8% खिलाड़ी स्पिनर थे। आप इस बात को पढ़ के कैसे कह सकते हैं कि 8% खिलाड़ी स्पिनर थे, ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया, तो यानी कि ये तो गलत है। दूसरा दिया गया है कि सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे, ऐसा आप कह सकते हैं कि सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे, जरूरी तो है नहीं भाई, तो यानी कि दोनों के दोनों गलत। तो ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। हमें इस कथन को पढ़ के इसको काल्पनिक तरीके से आपको इमेजिनेशन करके ये सोचना रहता है कि क्या जो कथन में बोला गया है ऐसा कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। अब को बताओ क्या कह सकते हो कि 8% खिलाड़ी स्पिनर है, क्या कह सकते हो क्या? अगर 16 रन स्पिनरों ने बना दिए तो इसका मतलब ये हो गया भाई एक खिलाड़ी भी बना सकता है कि स्पिनर हो, तो ये बात क्या है, गलत। इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, ये इंग्लिश में है। जापान्स इकोनॉमी इज डिपेंडेंट मेनली ऑन एग्रीकल्चर, ट्रीज शुड बी प्रिजर्व टू इम्प्रूव जापान्स इकोनॉमी, या जापान वांट्स ओनली मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेस्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन। चलिए हिंदी में देखें। जापान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। आपने पढ़ा कथन में बोला गया है कि जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है। अब पहले कथन बोला गया कि जापान की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पेड़ों को संरक्षित किया जाना चाहिए। भाई सही बात है ना, क्योंकि अगर कृषि पर मुख्य निर्भर है तो अगर हम पेड़ों का संरक्षण नहीं करेंगे तो कृषि पर निर्भर कैसे रहेगी, यानी कि पहला तो सही है। दूसरा बोला गया जापान आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केवल, जब भी ऐसे शब्द आए केवल यही है, ज्यादातर गलत है, वो गलत ही होता है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। केवल जंगलों का रखरखाव चाहता है, ऐसा नहीं है ना, तो ये गलत हो गया, यानी कि पहला अनुसरण करता है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 28 सम क्रिकेट आर फुटबॉल, ऑल फुटबॉल आर कैरम, सम कैरम आर क्रिकेट, सम कैरम आर फुटबॉल। बोल सर ये कैसे करते हैं, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले उनका वेन डायग्राम बना ले, हमसे जो बोला जाए कुछ क्रिकेट फुटबॉल है, देखो सर्किल बनाया, कुछ क्रिकेट को आपने फुटबॉल बना दिया, फिर बोला गया है सभी फुटबॉल कैरम है, पूरी फुटबॉल जो है वो कैरम के अंदर है कि नहीं, सभी फुटबॉल कैरम है। अब देखो यहाँ पर कुछ कैरम क्रिकेट है, कुछ कैरम, ये जब कैरम का पूरा जो पार्ट है ये कैरम का कुछ पार्ट क्रिकेट में है कि नहीं है, तो बोल रहा है कुछ कैरम क्रिकेट है, सही बात है। दूसरा बोल रहा है कुछ कैरम फुटबॉल है, कुछ कैरम ऐसे हैं जो फुटबॉल, भाई दोनों बात सही है, क्योंकि कैरम के कुछ पार्ट में क्रिकेट भी आ रहा है और पूरा का पूरा फुटबॉल तो कैरम है ही, तो कुछ फुटबॉल भी कैरम होगी या कुछ कैरम भी फुटबॉल होंगे, बात सही है। तो यानी कि दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें वेन डायग्राम करके इन क्वेश्चन को करना होता है। जो भी पहली बार ये क्वेश्चन कर रहा हो आप वेन डायग्राम बनाइए और जैसे जैसे बोला गया है वैसी वैसी इंफॉर्मेशन ड्रॉ कीजिए, तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, है ना। ये इंग्लिश, दूसरा 29 ये उसकी हिंदी। कुछ नर्तक लेखक हैं, आपने नर्तक बनाए भाई, कुछ नर्तक को क्या बताना है, लेखक। लो कुछ नर्तक लेखक हैं, सभी लेखक छात्र हैं, सभी लेखक जो है वो छात्र के अंदर आएंगे, हो गया हमारा। अब बोला गया है कुछ छात्र नर्तक हैं, देखो ये रहे छात्र ये रहे नर्तक, छात्र का कुछ पार्ट नर्तक में क्या आता है भाई, आता है, तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ छात्र नर्तक हैं, बात सही है। फिर बोला गया है कुछ छात्र लेखक हैं, कुछ छात्र लेखक हैं, ये बात भी सही है। कोई छात्र नर्तक नहीं है, कोई छात्र नर्तक नहीं, यहाँ से हमें दिख रहा है कि कुछ तो है, तो कोई वाला जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जहाँ दिया गया है केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। यहाँ पर हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उससे आप नेगेटिव कैसे निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से वेन डायग्राम करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 30 क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कुछ नहीं करना, आप बस एक चीज याद रखें कि जैसे जैसे हमें दिया गया है बस इस साइन को याद रखें। ये तो इक्वल का हो गया, बराबर, ये बड़ा, ये हो गया छोटा, है ना, इस साइड छोटा है साइड बड़ा। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये इन्फॉर्मेशन कि u से बड़ा है ये,
अब यहाँ पर आप देखिए u से बड़ा है a। अब देखो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि u ये रहा, u से बड़ा है। एक बार बताइए, जब ये दोनों साइन आपस में क्लैश करेंगे तो आप इससे इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, तो u से बड़ा ये आप कैसे बता सकते। फिर हमें दिया गया है कि s इक्वल बराबर है t के। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि दोनों साइन आपस में क्लैश हो रहे हैं। ये देखो, जब भी ऐसे साइन हो जाएंगे तो यानी कि वो इन्फॉर्मेशन गलत हो गई। अभी बताओ, जब बड़े हैं ऐसा 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 चल रहा है तो यानी कि बड़ा होगा, यानी कि एक साइड की प्रोसेस चल रही है। अब ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है और सत्य, ठीक है ना। 31 इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये हिंदी में हमें दिया गया है यहाँ पर निष्कर्ष में कि जे बड़ा है आई से। अब देखो जे बड़ा है आई से, आप यहाँ पर देखो जे बड़ा है कि आई से। भाई आप क्लियर देख रहे होंगे कि देखो आई से आप इधर को बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या है, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो यानी कि आई से बड़ा है जे। भाई बात सही है। दूसरे में दिया गया है बाई से बड़ा है आर, तो बाई से बड़ा है क्या आर। अब देखो आप यहाँ पर देखोगे एक साइन ये रहा और आर के पास एक साइन ये रहा, तो ये वाला तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो केवल निष्कर्ष पहला सत्य, क्योंकि जे बड़ा है आई से, जे बड़ा है आई से। देखो इस साइड की प्रोसेस में आप देख रहे हो साइन कहीं भी इंटरचेंज नहीं हो रहा है, यानी कि पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। 32। अब देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छी सीरीज है, सीरीज का आंसर बताइए। देखिए जब भी आपको सीरीज में कुछ ऐसा लगे कि वो स्क्वायर के निकट है या क्यूब के पास में है, तो आप सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब ही सोचा कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में वही आंसर होता है। जल्दी क्वेश्चन को करने का तरीका भी वही है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 9, 28, 126, 344 और -2198 यही दिया गया है। 2 का क्यूब प्लस 1 है, 3 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1, यही हो रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 11 का क्यूब प्लस 1, 1332 और ये 13 का क्यूब प्लस 1, इतना ही होगा कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1332। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 का क्यूब क्या होता है 1331, इसमें प्लस 1 करेंगे तो आपको पता है 133। यहाँ पर प्राइम नंबर जो भी होते हैं उनका क्यूब करके यहाँ पर हमें सीरीज दी गई है। अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया 33, जैसा हमने आपको अभी कराए हैं 2 क्वेश्चन। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है निष्कर्ष में, कुछ कथन ये रहा, निष्कर्ष में बोल रहा है डी बड़ा है बी से। तो अब देखो डी हमें दिख रहा है क्या, बड़ा है बी से। देखो आप देख रहे होंगे बी बड़ा है डी से, ना कि डी बड़ा है, पहला गलत। दूसरे में बोल रहा है कि बी बड़ा है ए से, तो देखो आप देख रहे होंगे कि बी बड़ा नहीं है ए बड़ा है, क्योंकि मुंह खुला है ए साइड, यानी ए बड़ा है बी से, ना कि बी बड़ा है ए से, दोनों गलत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है ना ही निष्कर्ष सेकंड सत्य है, तो आंसर हमारा डी यहाँ पर है। 34, ये देखो 34 क्वेश्चन ये रहा हमारा, नो सन इज मून, ये रहा हिंदी में, कोई सूर्य चंद्रमा नहीं है और कोई सूर्य पृथ्वी नहीं है। एक बार बताइए क्या कह रहा है, कोई सूर्य चंद्रमा नहीं है, कोई भी सूर्य है जो वो चंद्रमा नहीं है, यही हम वेन डायग्राम बनाएंगे। कोई सूर्य पृथ्वी नहीं है, कोई भी सूर्य पृथ्वी नहीं है, ठीक है ना, कोई भी सूर्य चंद्रमा नहीं है और कोई भी सूर्य पृथ्वी नहीं है। अब निष्कर्ष क्या है, देखो सभी वाला तो वैसे ही गलत, सभी जब कोई रिलेशन नहीं है तो सभी का कैसे आ जाएगा। फिर बोल रहा है कोई चंद्रमा पृथ्वी नहीं है, अब देखो कोई भी चंद्रमा पृथ्वी नहीं है, भाई सही बात है, क्लियर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कोई भी चंद्रमा पृथ्वी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखा है यहाँ पर, लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर। अब यहाँ पर दिया गया है परिवीक्षक, प्रोबेशन, प्रमोशन, जॉब, इंटरव्यू, कन्फर्मेशन। एक बात बताइए, आपको इसमें वो प्रोसेस दी गई है जब किसी की जॉब लगती है तो किस किस तरीके की प्रोसेस चलती है। आप एक बार बताइए सबसे लास्ट में इसमें क्या आ सकता है, आप सोच के क्या बता सकते हैं। सबसे लास्ट में आपका यही बचता है कि आपका यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब एक बात बताइए, सबसे पहले क्या आपकी नौकर यानी कि जॉब लग जाएगी क्या, नहीं, जॉब से पहले कुछ प्रोसेस होती है इंटरव्यू की। तो आप सबसे पहले लास्ट का ऑप्शन चेक किए कीजिए, हाँ यहाँ थर्ड, यानी कि सबसे लास्ट में नौकरी नहीं,
सबसे लास्ट में यहाँ आया 2। ये बात क्लियर है कि सबसे लास्ट में जब लास्ट में जॉब हो जाती है फाइनल, तो जब आप एक समय के बाद जॉब में फिर आपका क्या होता है, प्रमोशन, तो 2 सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि ऑप्शन डी ही हमारा आंसर हो सकता है और कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है जब जॉब लग जाती है कि नहीं, नौकरी, तो इसके बाद क्या होता है हमारा, सबसे लास्ट में प्रमोशन ही बचेगा। तो प्रमोशन जब बचेगा तो प्रोसेस होगी 4, यानी कि इंटरव्यू होगा सबसे पहले, उसके बाद नौकरी लगेगी, उसके बाद प्रोबेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, कंफर्मेशन होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर प्रमोशन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? तो देखो, आज मैंने आपको 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का जो रीजनिंग आई थी हमारी, वो हमने पूरा कंप्लीट, रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट इस वीडियो में कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ भी इस क्वेश्चन में रिलेटेड डाउट है या कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही पेपर का सॉल्यूशन लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।